तो चलिए अब हम करेंगे क्या, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालिए सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? यस, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों की सलाह पर। ठीक है, लिखिए। ये तो हमारे उसमें लिखी है संविधान में बात, लेकिन इसकी अगर बात देखी जाए तो व्यवहारिकता में कुछ और है। संविधान में बात लिखी है कि जो अपॉइंटमेंट है सीजीआई की, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सलाह पर। लेकिन अगर देखा जाए व्यवहारिकता में, तो व्यवहारिकता में इनकी अपॉइंटमेंट होती है वरिष्ठता के आधार पर। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई किसकी होती है वैसे व्यवहारिकता में? अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई वरिष्ठता के आधार पर होती है इनकी अपॉइंटमेंट, वरिष्ठता के आधार पर। इसमें वरिष्ठता का आधार क्या क्या रखा गया है? एक तो रखी गई है इनकी एक उम्र की एज, और दूसरा रखा गया है इनकी योग्यता, क्वालिफिकेशन। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? हाँ जी, हाँ जी। अपॉइंटमेंट वरिष्ठता के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो सबसे सीनियर मोस्ट के जज होंगे ना। एलिजिबिलिटी बताइए, देखो पता क्या है कि इनकी भी बात इतनी ज्यादा नहीं मानी जाएगी, पर देखा क्या जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट के जज होंगे ना, उसी को क्या बना दिया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उम्र के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से दोनों क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, वो सीजीआई बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आया समझ? ये तो सिर्फ लिखने में लिख दिए बात, ठीक है ना, कि इनकी सलाह पर होगी। लेकिन होता क्या है कि ये चीज है, ये चीज देखी जाती है। लेकिन इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है। जब केशवानंद भारती केस आया था ना, तो उस टाइम पे सीजीआई कौन थे? केशवानंद भारती केस आया था जब मैंने आपको कराया था ना केशवानंद भारती केस। यस, 1973। यस, 24 अप्रैल 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए उस टाइम पे जो जज थे कौन थे? सीजीआई कौन थे? सिकरी थे, सिकरी साहब थे। ठीक है ना, ये इसके बाद ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी में ही है सारा का सारा, नीचे ही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन थे? सीजीआई सिकरी साहब थे। ठीक है, तो इनकी रिटायरमेंट का जो एज है ना, मतलब जो इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, तो हुआ क्या कि इनके बाद जो अपॉइंट होने वाले थे सीनियर मोस्ट जज, यानी कि कैसे होते थे इनके अपॉइंटमेंट? सीनियर मोस्ट जज, यानी कि इनके बाद कैसे अपॉइंटमेंट हुई? तो जो सीनियर मोस्ट जज थे ना, उसमें पहले नंबर के नहीं, दूसरे नंबर के नहीं, तीसरे नंबर के नहीं, चौथे नंबर के जो सीजीआई थे उनको नियुक्त कर दिया गया, किसके नाम? जिसका नाम था एनआर रे। इनको सीजीआई बना दिया गया, यानी कि इसमें उल्लंघन किया गया था इस नियम का। ठीक है, यानी कि सीनियर मोस्ट के जज बनना किसको चाहिए था? पहले नंबर वाले को। बना किसको दिया? चौथे नंबर वाले को। एज के आधार पर और योग्यता के आधार पर जो नंबर 1 पे था उसको नहीं बनाया, जो चौथे नंबर पे था उनको सीजीआई बना दिया गया। ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, आया समझ? चलिए, अगला देखिए। और ऐसा ही एक मामला आया था 1973 में, 1977 में, सॉरी। लिख लिया वाला? हाँ जी, और 1977 में भी एक ऐसा मामला आया था 1977 में,
जब सीनियर मोस्ट के जज किसे बनाया गया, पहले नंबर वाले को नहीं बनाया गया, सेकंड नंबर पे जो थे जिनका नाम था हमीदुल्ला बेग, इनको सीजीआई बना दिया गया था। सीजीआई नाम सुना होगा आपने इनका, है ना, बताया था मैंने क्लास में, हमीदुल्ला बेग, ये सीजीआई इनको बना दिया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया सीजीआई। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, सेकंड जजेस केस आया और सीजीआई की नियुक्ति के मामले में इन्होंने दो बातें कही, लिख लिया वाला। 1977 जो पहले नंबर पे थे सीनियर मोस्ट उसको नहीं बनाया गया, सेकंड नंबर पे हमीदुल्ला बेग को सीजीआई बना दिया गया, ये है इसका मतलब। ठीक है, हुआ नहीं, हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड जजेस केस आया था जब सीजीआई के बारे में उसने क्या कहा, तो सेकंड जजेस केस आया था, ठीक है, कब आया था सेकंड जजेस केस, 1993 में, 1993 में। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट नहीं है, इसी में कही गई थी, जब सेकंड जजेस केस आया था ना, तो उसमें ये भी बात की गई थी सीजीआई के बारे में, ये बात की गई थी कि जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट होगा कॉलेजियम के द्वारा होगा, इसका नहीं है, वो सबका ही है। सेकंड जजेस केस आया था, वो पूरा का पूरा न्यायालय के लिए आया था, ठीक है ना, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ उसकी भी बात की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, और इसमें सीजीआई की बात भी की गई थी, सेकंड जज केस था जो आया था। ठीक है, उसमें कहा गया था, उसमें ये कहा गया था 1993 में कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम के आधार पर नियुक्ति होगी इनकी, और सीजीआई की नियुक्ति सीनियोरिटी के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी, सीनियोरिटी के, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया, हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, कॉलेजियम एंड सीजीआई। क्या क्या डाला हुआ? ठीक है, समझ आया ये बात, देखो इसको समझो ध्यान से। सेकंड जजेस केस जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, तो उसमें दो बातें की गई थी। एक तो बात की गई थी कि कॉलेजियम के बारे में, कॉलेजियम के बारे में ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी और जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी वो किसके आधार पर होगी, कॉलेजियम के आधार पर। यानी कि अगर कॉलेजियम के अंतर्गत, ये कॉलेजियम के सदस्यों की बात करता है, किसकी बात करता है, कॉलेजियम के मेंबर्स की बात करता है कि कॉलेजियम में कौन कौन हो गए, एक सीजीआई और दो सीनियर जज। ठीक है, लेकिन ये बात, ये जो सेकंड पॉइंट है किसके बारे में बात कर रहा है, ये सीजीआई की भर्ती की, यानी कि सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जो सीजीआई की भर्ती होगी ना वो सीनियोरिटी के आधार पर होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1973 के आसपास जो हुआ, सीनियोरिटी के आधार पर जो चौथे नंबर पे आ रहे थे एनआरए, उनको अपॉइंट कर दिया गया था सीजीआई के रूप में। और 1977 में जो हमीदुल्ला बेग हैं, उनको, वो सेकंड नंबर पे आते थे, उनसे पहले एक नंबर पे कोई और था, तो सेकंड नंबर वाले को सीजीआई बना दिया गया। तो इसमें यह बात कर दी गई कि सीजीआई सीनियोरिटी के आधार पर रखा जाएगा, जो पहले नंबर पे आ रहा है ना उसको ही सीजीआई बनाया जाएगा। और ये बताया गया इसमें इंट्रोड्यूस, देखो सेकंड जजेस केस में 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलेजियम सिस्टम। ये क्लियर है बात या नहीं है, ये चीज बोली गई थी, अब आया समझ? ठीक है, लिखो फटाफट चुपका होगा। ठीक है, अब लिखिए फेडरल कोर्ट।
लिखिए फेडरल कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय। पहले इसकी ना हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। हाँ जी, हिस्टोरिकल लिख लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखिए। देखिए लिख लिया, ये लिखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखिए इधर देखो, अगर बात करें फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की, भारत में सब प्रथम जो, भारत का मत लिखना इसको, इतना लिखना सिर्फ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट लिखना। भारत का लिखोगे तो यानी कि इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पे था। इसको सिर्फ ये लिखना फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। मैं भारत का क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पे नहीं था, कुछ ही प्रेसिडेंसियों पे था। भारत का मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर पूरा। क्या लिखोगे, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रथम उच्च न्यायालय। ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और इसको सेटअप कब किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, सेटअप 1774 में। ठीक है, और कहां पे की गई थी इसकी स्थापना, कलकत्ता। अब इसकी बात अगर करें तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या था, अगर इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये कहां कहां इसकी चलती थी। अगर इसकी अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उसका अधिकार क्षेत्र था 3 प्रेसिडेंसियों पे, बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास और उड़ीसा। देखिए इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर ना होकर सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंसियों पर था, तभी इसको भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं कहा गया था, इसको क्या कहा गया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र कुछ ही क्षेत्र पे था। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्र पे था, पूरे क्षेत्र पे नहीं था, तो इसको लिख लीजिए। ये लिख लिया, ये समझा दिया मैंने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आया। इसमें यही है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ये लाया गया था। अब इसके आगे लिखिए, इसके आगे की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था कब, 1935, 1935। कब पास हुआ था, 1935। हाँ जी, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था कब, 1935, 1935 का ये अधिनियम था, और इसमें सेटअप हुआ था क्या बोलते हैं, 1937 में। ठीक है, ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। हाँ जी, सेटअप हुआ था, स्थापना। हाँ जी, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म, अब समझते हैं इसको कि 1950 में ना क्या होता था। देखो अगर फेडरल यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए 1950 की बात, तो अब इसके मेंबर्स पढ़ेंगे हम कितने होते थे। सुप्रीम कोर्ट 1950 में, उसमें कितने मेंबर होते थे, एक तो होता था उसमें सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 2 मिनट में पानी पी लूँ।
तो सुनो, तो 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य होते थे? एक होता था सीजीआई। कितने सदस्य संख्या है? सीजीआई होता था एक। और इसमें जो जजों की संख्या होती थी, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की बात करें, जजेस कितने होते थे सुप्रीम कोर्ट में? इसमें सिर्फ 8 जजेस होते थे। कितने? ये 1950 की बात है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में क्या है? ये तो 1950 की बात है, 1950 की थी, 1950 की। लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने हैं? तो अगर वर्तमान की बात करें तो सीजीआई की संख्या कितनी है? एक। ठीक है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? वो हैं तुम्हारे 33। तो टोटल संख्या कितनी होगी सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजों की? वो हो गई है 34, 34। 34 है टोटल सदस्य संख्या। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलो ठीक है, ये समझ आया फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, इसके सदस्यों की संख्या। तो इसी में अब लिखिए कुछ जानकारी जान लेते हैं, कुछ फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, इसी में। ठीक है, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की ओथ कौन दिलाता है? अब इसमें बात करते हैं हम किसकी? शपथ की, ओथ की। ठीक है, तो अब बात इसमें पहले क्या आता है? ओथ। तो इसमें आता है पहले सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ओथ कौन दिलाता है? सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में ही एक और आते हैं जजेस, जो अदर जज होंगे, उनको कौन दिलाएगा? बताओ जरा, देखते हैं तुम्हारा दिमाग। हाँ जी, बिल्कुल सही, मिल गए तुम्हें 1 नंबर। ठीक है, कौन दिलाएगा? बाय सीजीआई। ठीक है, ये ओथ की बात है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के ओथ की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, समझ आ गया? अब ये हाई कोर्ट का है। तो हाई कोर्ट में जो चीफ जजेस होंगे उनको कौन दिलाएगा? बाय गवर्नर। यहां पे फंसाएगा तुम्हें। जो आपका जो आपका हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जो चीफ जजेस होते हैं, वहां सीजीआई नहीं होता, वहां पे जो चीफ जजेस होते हैं ना, चीफ जजेस को ओथ कौन दिलाएगा? हाँ जी, वहां का गवर्नर दिलाएगा उनको ओथ। क्यों? कौन दिलाएगा? गवर्नर। ठीक है, और अदर जजेस को, हाई कोर्ट के अदर जजेस को कौन शपथ दिलाएगा? चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। कौन दिलाएगा इनको, अदर जजेस को? चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये समझ आई बात? ये बात समझ आई? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ठीक है, चलिए लिखिए। लिख लिया? चलिए, अब बात करते हैं किसकी? ओथ की बात हो गई है, अब किसकी बात आएगी? अब लिखिए टेन्योर, कार्यकाल। कार्यकाल लिखिए। अगर बात करें कार्यकाल की, टेन्योर, तो कार्यकाल में अब देखिए, अब बात करते हैं कार्यकाल। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज होंगे और हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? कोई फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है। लिख लो यहाँ पे, नॉट फिक्स, मतलब निर्धारित नहीं है। फिर अगर बात की जाए इनकी मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज भी निर्धारित नहीं है। मिनिमम एज किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के जजों की।
नॉट फिक्स। ठीक है, ये समझ आया आपको। मिनिमम वेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कोई फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैक्सिमम वेज की, तो मैक्सिमम वेज है, देखिए अब देखो मैक्सिमम वेज। अब बात करते हैं मैक्सिमम वेज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जनरली मैक्सिमम वेज 65 है, अधिकतम से अधिकतम साल की प्राइस, ठीक है। 62। ठीक है, अब बात करते हैं रिजाइन की। तो रिजाइन किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति। क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे रिजाइन, बताओ ना, पूछना कुछ। या तो उनका कार्यकाल पूरा, राष्ट्रपति को ही देंगे सर जो करवाएंगे, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया होगा। जो डिजाइन होता है कार्यकाल खत्म होने से पहले क्या पत्र होता है, अब ध्यान से सुनो, जो अपॉइंट करता है वो उसी को आप रिजाइन दे सकते हो, समझ आएंगे। अगर आपको किसी मैनेजमेंट ने स्कूल में अपॉइंट किया है तो आप स्कूल के मैनेजमेंट के लिए क्या पत्र दोगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो रिजाइन क्या पत्र किसको दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति को दोनों। क्योंकि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के। क्यों सर, उसको तो राज्यपाल नहीं करवाता उसकी नियुक्ति, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर क्या कराता है? हाई कोर्ट के जजों को वो करवाता है, कोर्ट दिलवाता है। जो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, उसको कोर्ट कौन जाता है? गवर्नर, ठीक है। और जो अदर जज होंगे ना हाई कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको शपथ दिलाएगा वो चीफ जज होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ जी, अब एक एक करके हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक? 124 से लेकर 147, और इसकी बात करने की ये पार्ट 5, ठीक है। अगर बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की अगर बात करें इसके आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक? इसके आर्टिकल से 214 से लेकर 215, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें तो इसके आर्टिकल कहाँ से आर्टिकल 233 से लेकर 235, इसके बाद पार्ट की बात नहीं है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे पूछा जाता है ना आपको सुप्रीम कोर्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजों जो डिजाइन की बात है वो किस आर्टिकल में लिखी है, पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में डिजाइन की क्या की बात की है सुप्रीम कोर्ट के डिजाइन आता है, देखा है। वही काम करना चाहते हैं, डिटेल में कमीशन में पूछ लेते हैं। उसको एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इसको देखना तो पता चला कैसे होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको आर्टिकल को एक एक कंप्लीट किया, ठीक है। तो लिखिए इसमें आर्टिकल 124 देखा
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत का सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करें, हम पढ़ चुके हैं ना, वर्तमान सदस्यों की बात करें, वर्तमान सदस्य सुप्रीम कोर्ट के कितने हैं, एक है और आपकी जो अदर है वो कितने सर इसी आर्टिकल में है, मतलब इसमें मैंने बताया तो आर्टिकल नहीं मतलब जैसे बता देता हूँ। तो अदर देश में आर्टिकल इसके बारे में बात करता था एनजी बताया था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन तो अब नहीं है। ठीक है, जब नहीं था फिर आर्टिकल में संविधान में पढ़नी चाहिए। देखिए अगर आप बात करें आर्टिकल 124 2A, तो इसमें बात की रिजाइन के बारे में, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति को रिजाइन नहीं होती है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 124, इसमें रिपोर्ट की बात करते हैं। सर ये जो रिजाइन प्रेसिडेंट हो देंगे, पूरे सदस्य देंगे जो 34 सारे प्रेसिडेंट को ही देते हैं, चीफ जस्टिस विद रिमूवल कौन करेगा, राष्ट्रपति। रिमूवल का तो लिखा है ना, क्वालिफिकेशन इसको 24 की बात करते हैं क्वालिफिकेशन। भारत का नागरिक, हाई कोर्ट में प्रति 5%, ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ठीक है, या हाई कोर्ट में 10 साल अधिवक्ता के रूप में काम कर सकता है। अधिवक्ता होता है या राष्ट्रपति की नजर में दिखता गया था उनकी जानकारी।
सेकंड वाले में 10 वर्ष तो दिखते हैं। अब लिखना आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 217 ये हाई कोर्ट के जज की योग्यता के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट के जज की योग्यता अगर यहाँ पर लिखना है तो बिजनेस को बनना हाई कोर्ट में लिखना है। तो क्वालिफिकेशन की बात करता है वही है भारत का नागरिक न्यायिक पद पे उसको रहने का जो है 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो या हाई कोर्ट में क्या देते हैं एडवोकेट के रूप में वो 10 वर्ष अपनी सर्विस वही है ये हाई कोर्ट की जिसकी बात हो रही है। अधिवक्ता वही होता है ना, एडवोकेट वकील में वकालत कर लेते हैं। सर बस छोटे स्टॉप पे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा करेंगे तो अगला विषय वरना सब लिखना है देखिए आर्टिकल 6 आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखो अब रिमूवल कौन करेगा इसको मतलब हटाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाय प्रेसिडेंट और किन आधारों पर हटाएगा स्थापित पदाचार अक्षमता, इनकैपेबिलिटी, स्थापित पदाचार और अक्षमता इनकैपेबिलिटी प्रूव्ड देखो स्थापित पदाचार को बोलते हैं प्रूव्ड बिहेवियर और इसको बोलते हैं अक्षमता को बोलते हैं इनकैपेबिलिटी यानी कि योग्यता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है या अब देखो प्रूव्ड बिहेवियर का मतलब क्या होगा यदि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है किसी भ्रष्टाचार के मामले में संलग्न पाया गया या किसी अलग कोई अन्य जुर्म है जो उसमें संलग्न पाया गया तो इस आधार पर राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकते हैं ठीक है और अक्षमता के आधार पर यानी कि अब उनके अंदर वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं बची जिसकी वजह से वो आगे भी अपनी सर्विस में कंटिन्यू रहे तो इसके आधार पर राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकते हैं ठीक है आया समझ लेकिन जो राष्ट्रपति है ध्यान से सुनिए जो राष्ट्रपति है वो किसकी मतलब किसकी सलाह पर हटाएंगे जज सुप्रीम कोर्ट के जज की राष्ट्रपति कौन हटाया पहले बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएगा राष्ट्रपति हटाया किसके कहने पर किसकी एडवाइस किसकी सलाह पर कैबिनेट सही बात ऐसा इसलिए क्या अपने ही बंदे को कोई नहीं हटवाना चाहिए लॉजिक लगाओ ना दिमाग में लॉजिक लगाओ सुप्रीम कोर्ट से सलाह क्यों लेकर राष्ट्रपति अगर हटाएगा तो संसद के कहने से भी हटाएगा पार्लियामेंट के कहने से समझो जरा अगर आप यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलते ना तो अपने ही बंदे को कौन सी हो जाएगा समझ लो तो संसद हटाएगा ठीक है मतलब राष्ट्रपति हटाएंगे और संसद में क्या होगा लेकिन इनको हटाना मतलब आसान संसद की सलाह पर होगा उसकी सलाह पर संसद की सलाह पर ठीक है और संसद में क्या होगा विशेष बहुमत पारित होगा 2/3 majority 2/3 majority of president 2/3 majority of president
प्लस इसी में इसी ना प्लस कर देंगे नीचे प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल क्या हिंदी में मतलब उपस्थित जितनी भी है ना उपस्थित मतदान करने वाले मतलब उपस्थित मतदान देखो उपस्थित मेंबर्स और जो मतदान करने वाले सदस्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य का दो तिहाई बहुमत ठीक है और इसका मतलब क्या होगा मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत ये इसका मतलब ठीक है ऐसे हटते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज है ना वो ऐसे हटते हैं बहुमत ठीक है लेकिन क्या करते हैं महाभियोग लगता है वैसे महाभियोग से राष्ट्रपति के बारे में बात की है इम्पीचमेंट अगर संविधान में करने के लिए महाराष्ट्रपति के बारे में बात की लग सकता है कि आपको इम्पीचमेंट जैसा है पर ये है वो नहीं इसके बारे में संविधान में बोलना नहीं किसको लगेगा हमारा पालन नोट डाउन कर हमारा ओके आगे करें पहले बता दिया देखो अब सुनिए ध्यान से बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना समझ गए लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती ये तो हमने बहुत ही कुछ मैन्यूट लेवल का बताया अब एक चीज मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं अब बात करते हैं किसकी आर्टिकल 124 क्लॉज 5 की ठीक है आर्टिकल 24 क्लॉज 5 की लिखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 5 इसमें क्या आएगा कि जो हम संसद है ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी यानी कि तय करेगी हटाने की प्रक्रिया तय करेगी ठीक है देखिए अगर ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या ले सकते हो आप अगर ये लाइन है तो इसका मतलब आप क्या ले सकते हो हाँ जी इस लाइन का मतलब आप क्या लोगे क्या मतलब लोगे इसका कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसको हटाने की प्रक्रिया संसद तय करेगी यानी कि इसको संविधान में वर्णित नहीं किया गया है संविधान में इसके बारे में कोई साफ साफ डिक्लेरेशन नहीं दे रखी कि क्या प्रोसेस होगी क्या नहीं होगी कौन तय करेगा इसको संसद तय करेगी पार्लियामेंट तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा ये कौन तय करेगा पार्लियामेंट तय करेगी अगर पार्लियामेंट तय कर ये देखो तब ये तय तब कर रही है जब इसके बारे में संसद के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया का साफ साफ विवरण उसमें नहीं किया गया संविधान में ठीक है तो देखिए ये कैसे करेगी एक ना जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था कब एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था जजेस इंक्वायरी एक्ट कब आया था 1968 हिंदी में बोलते हैं इसको न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ठीक है लिखो इसको यानी कि इसके आधार पर तय करेगी और एक्ट आया है ना तो ये अधिनियम है कानून है ये ठीक है उसके तहत अब संसद के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाया जाएगा संसद के द्वारा ठीक है लिख लिया चलिए अब बात करते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में बात करते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में
जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। और ये बात किसके बारे में करता है? रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये तुम्हें इम्पीचमेंट जैसा लग सकता है, लेकिन इसको इम्पीचमेंट क्लियर नहीं कहा जा सकता। यही तो कहते ना तुम कि इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट जैसा लग सकता है लेकिन है नहीं। इम्पीचमेंट प्रोसेस वैसी है इसकी, जटिल, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ये जो, हाँ जी, इसका आर्टिकल वही है जो पहले लिखवाया था, आर्टिकल 124 क्लॉज 5, कि संसद के पास अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। हटाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति हटाएगा। हाँ, ये तो पता है, ये तो क्लियर है कि राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन किस प्रोसेस के द्वारा हटाएगा इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 24 क्लॉज 5, ठीक है। कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटा सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को हटा सकती है। तो इंट्रोड्यूस किया गया था इसी आर्टिकल के तहत क्या? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी और हटाने में भी अपना सहयोग देगी, ठीक है। कानून तो बनाएगी संसद और हटाने में अपना सहयोग भी देगी, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उस जज को हटाया जा सकता है, ठीक है। दोनों सुप्रीम और हाई कोर्ट को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ जी। वहां देखो क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। देख लिया? हो गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें, अब इसकी प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का संबंधित जो बिल है, ठीक है, जैसे संबंधित बिल है वो कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। यानी कि जो विधेयक है, जो इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजों को हटाने का जो संबंधित जो बिल है, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में वो रखा जा सकता है। लेकिन एक नोट लगा के लिखना है बात, नोट लगा के ये बात जरूर लिख लेना। क्या बात लिखोगे? कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इस बिल को लेने से मना कर सकता है, मतलब हाउस में रखवाने से मना कर सकता है। बता रहा हूं ना क्यों, मतलब उनके पास ये पावर दी गई है कि वो मना कर सकते हैं इस बिल को रखने के लिए अपने सदन में मना कर सकते हैं। कि लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है, अगर यहाँ पे लाया गया कि जो कोर्ट का जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित बिल है, तो लोकसभा का अध्यक्ष से मना कर सकता है। और अगर यही जो बात अब वहां पे जाएगा बिल राज्यसभा में, तो राज्यसभा का सभापति भी इसको लेने से मना कर सकता है। ये बात लिखी गई है, ठीक है ना? ठीक है, लिख लिया आपने? तो अब इसको समझिए, ये जो बिल है ना, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ये मैंने नोट लगवा के लिखवा दिया, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो चलो इसकी प्रोसेस अब शुरू करते हैं। छोटी सी प्रोसेस है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो प्रोसेस क्या है इसकी? कि देखिए जो बिल है ना, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। मान के चलिए कि हमने इसको लोकसभा में रखा पहले, जो बिल है ना इससे रिलेटेड, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें
तो अगर ये लोकसभा में रखा गया पहले, तो लोकसभा में ये विशेष बहुमत से पास होगा। ठीक है, किससे पास होगा? विशेष बहुमत, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, लेकिन इसी के तुरंत बाद इंक्वायरी भी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी भी बैठेगी उसके जज के खिलाफ। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी फिर डिसीजन देगी। फिर जैसे मान के चलिए इसको लोकसभा में पास कर दिया गया, तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होगा। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, कहां पे भी? राज्यसभा में। ठीक है, और फिर जब अगर इन्होंने भी, दोनों सदनों ने पास कर दिया, दोनों सदनों ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, फिर जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के उस जज को और हाई कोर्ट के जज को रिमूवल कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और इनका रिमूवल का आधार क्या था, मैं बता चुका हूं, पता है आपको? ठीक है ना, आया समझ? मतलब वही चीज है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी तस्वीर, हो गई नहीं हो गई? लेकिन अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे ना, मतलब किसी छोटी बुक में पढ़ोगे जो वन लाइनर बुक है, उसमें ही लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो रिमूवल है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हम अपने दिमाग में सिर्फ ये बिठा लेते हैं कि राष्ट्रपति ही रिमूवल करता है, लेकिन वो कैसे रिमूवल करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसके बारे में बात नहीं होती। ठीक है, आया समझ? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया आपने? आगे देखिए, फिर लिखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 6। ये मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, आर्टिकल 124 क्लॉज 6, इसमें बात किसके बारे में की गई है? ओथ के बारे में, शपथ के। किसके शपथ के बारे में? सीजीआई और अदर जज, अदर जज। ठीक है, अगर सीजीआई की बात करें तो प्रेसिडेंट, अगर अदर ओथ की बात करें तो बाय सीजीआई। ये बता चुका था मैं आपको, है ना, पहले, कि अगर सीजीआई को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और अदर जजों को कौन दिलाएगा? सीजीआई। और हाई कोर्ट के चीफ जजों को कौन दिलाएगा? गवर्नर। और अदर जजेस को चीफ जजेस। बस सिंपल है। ठीक है ना। अगला आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्लॉज 7। ये आर्टिकल बहुत सॉलिड है। ठीक है, लिखिए, हो गया। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव लिख लीजिए थोड़ा। आर्टिकल 124 क्लॉज 7। आर्टिकल 124 क्लॉज 7। लिखिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो।